हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराबोलिक इक्वेशंस। ये चैप्टर है जो आप लोग पीछे क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। इलिप्टिक हाइपरबोलिक क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो ये चैप्टर, इसमें से देखिए क्वेश्चन आपको हर साल मिल रहा है। हर साल आप इसमें से क्वेश्चन देखेंगे मिल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं और पीछे चीजें जोड़ते हुए चलें, क्योंकि पैराबोलिक के क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में। तो थोड़ा सा आइडिया हमें इसके बारे में है, पहले से हम जानते हैं इसके बारे में। और अभी हम जो है कुछ चीजें पीछे लिंक करते हुए चलेंगे। जैसे आपकी पैराबोलिक इक्वेशन है, इनको हम हीट इक्वेशन और डिफ्यूजन इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो पहले यही क्लियर कर लीजिए कि पैराबोलिक इक्वेशन, बिल्कुल हम डिफरेंशियल इक्वेशंस की ही बात कर रहे हैं। जैसे बुक में हेडिंग दी गई उसी की बात कर रहे हैं। तो पैराबोलिक इक्वेशन का मतलब पैराबोलिक डिफरेंशियल इक्वेशन। या आप बात करें हीट इक्वेशन की, एक ही बात है। या आप बात करें डिफ्यूजन इक्वेशंस की, लेटर ऑन जब हम फ्लूइड थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको ये सब नाम पता होने चाहिए, डिफ्यूजन इक्वेशंस। ठीक है। तो पैराबोलिक इक्वेशन पर मैं शुरुआत करता हूं। इसमें क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उनसे। जैसे एक क्वेश्चन इसमें आपका आया, डिफाइन हीट इक्वेशन एंड गिव द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ हीट इक्वेशन। डिफाइन हीट इक्वेशन एंड गिव द फिजिकल इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ हीट इक्वेशन। तो इसके लिए आ जाइए। ये तो जो 16 से पूछा गया है, ये द हीट इक्वेशन। जब भी कभी डिफाइन करने के लिए आए तो आप केवल डिफाइन कर ले, डेफिनेशन में मत रहिए। थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा बता के जाइए। मतलब नंबर काटने की गुंजाइश ना रहे, चाहे वो 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 7 नंबर का हो। द हीट इक्वेशन ऑल्सो नोन एज द डिफ्यूजन इक्वेशन। ऑल्सो डिफ्यूजन इक्वेशन ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें आप हीट या थर्मल एनर्जी की बात करते हैं। एक्चुअली जो थर्मल एनर्जी होती है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कितने समय में कैसे ट्रांसफर हो रही है, डिफ्यूज हो रही है, हम उसकी स्टडी करते हैं। तो द हीट इक्वेशन ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन इक्वेशन इज ए partial differential equation that describes how heat or thermal energy how heat or thermal energy, एक ही बात है, how heat or thermal energy diffuses through a medium
ओवर टाइम, ओवर टाइम। अब इसमें देखिए इतना तो आपने बता दिया, इसका थोड़ा डिफाइन कर दिया। अभी इसकी जैसे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो हम जानते हैं, उसके बारे में बताइए। 2D में 3D में हम जानते हैं, वो बताइए। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में जो इसकी वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है पहले से लिखेंगे। इसको मैं अभी जो मेथड फॉर्मुलेशन है जिसमें वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, ये अलग से भी आया हुआ है, इसको अलग से भी लिखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। द वन डायमेंशनल heat equation is, the one dimensional heat equation is, आप जानते ही हैं, del U upon del T is equal to A del 2 U upon del x2। यहां पर अक्सर सी स्क्वायर भी लिखा करते हैं हम, लोअर क्लासेस में हमने सी स्क्वायर भी लिखा है। लोअर का मतलब इतना लोअर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप तैयार रहिए, दोनों चीजें होती हैं, सी स्क्वायर भी चलता है, ए भी चलता है। सी स्क्वायर हम कैलकुलेशन आपसे जब उसका सॉल्यूशन करेंगे उस समय सी स्क्वायर हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, उस पर भी आएंगे। वेयर यू, यू जो है दो वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और टी। यू इज मीन्स यू ऑफ एक्स टी इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और एक्स, एक्स जो है स्पेस में कोई कोऑर्डिनेट है, एक ही लाइन में। जब हम बात करें वन डायमेंशन की तो एक ही लाइन में, तो एक्स इज द स्पेस कोऑर्डिनेट। खुला खुला साफ साफ लिखिए, जगह दे करके लिखिए एग्जाम के अंदर। टी इज द टाइम कोऑर्डिनेट, और ए इज द थर्मल डिफ्यूजिटिविटी कांस्टेंट, एंड ए इज द थर्मल डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट। और ये डिपेंड करता है मेरिट मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, कांस्टेंट है। मतलब मटेरियल प्रॉपर्टीज भाई, आपने लोहे में बात कर रहे हैं या किसी फ्लूइड में बात कर रहे हैं या स्पेस में बात कर रहे हैं, तो वो फिक्स हो जाएगा मीडियम। दैट डिपेंड्स ऑन मटेरियल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगर 2D में बात करें, इन 2D, 2D में देंगे तो 2D में डेल यू अपॉन डेल टी, इट विल बी इक्वल टू ए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। 3D में डेल यू अपॉन डेल टी, क्लियर है बिल्कुल अब बात, तीन वेरिएबल में जाएगा। ए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू, और डेल टू यू अपॉन डेल जेड टू। तो ये तीन वेरिएबल में कहानी आगे आ जाएगी। तो इतना आपने बता दिया इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वगैरह। अब आ जाइए इसमें इसका एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन और देंगे, जो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है। तो अगर मतलब जैसे ना केवल डिफाइन के लिए आता है इतना दे दीजिए, डिफाइन में आ गया। फिजिकल इंटरप्रिटेशन देता है तो फिर मैं जो दे रहा हूं वो देंगे आप, और दोनों आ गए तो फिर दोनों देने ही देने हैं। तो आ जाइए इसमें फिजिकल इंटरप्रिटेशन पर।
फिजिकल इंटरप्रिटेशन। एग्जाम में भी ऐसी हेडिंग डाल के चलना है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए जो आप बता रहे हो, बिल्कुल क्लैरिटी से होना चाहिए। फिजिकल इंटरप्रिटेशन। द हीट इक्वेशन describes how heat spreads through how heat spreads through a material over time. Over time, it models heat transfer, by conduction and diffusion, by conduction and diffusion, where heat flows, हीट फ्लो करती है जो एरिया हाई टेम्परेचर के उससे लो टेम्परेचर पर। ये तो आप क्लास 9 से जानते हो, वेयर हीट फ्लोज फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट हमेशा ही हाई से लो टेम्परेचर तक चलती है, लो टेम्परेचर। ठीक है जी। और जो इक्वेशन है हमारी, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ टेम्परेचर change del u upon del t as proportional to the spatial variation, to the spatial variation। स्पेटियल वेरिएशन यानी कि मतलब एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट में, ऑफ टेम्परेचर, del 2u over del x2 with thermal diffusivity, thermal diffusivity A, determining 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 ing हो रहा है, determining the speed of heat that spread, किस तरह से वो हीट स्प्रेड कर रही है। टू डायमेंशन ऐसे चलता है, यहाँ पर तो क्या वन डायमेंशन चल रहा है, del u upon del t और del 2 del x2 का जो रिलेशन है।
हीट स्प्रेड जो हम ले रहे हैं तो 1 डायमेंशन में, अगर 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन लेते हैं. दिस प्रोसेस is crucial in various applications. In various applications, including heat transfer, in electronics, building insulation, अर्थिंग वायर से लगाए जाते हैं, कुकिंग, क्लाइमेट मॉडलिंग, हाँ बिल्डिंग इंसुलेशन में जो इंसुलेशन की बात हो रही है ये अर्थिंग वायर बोल गया हूं मैं. ये बिल्डिंग इंसुलेशन जैसे हीट के इंसुलेटर्स लगाए जाते हैं, कमरे ठंडे रहें, मतलब गर्मी में ठंडे रहें और ठंड में गर्म रहें, उस तरह के इंसुलेशन की बात कर रहे हैं. क्लाइमेट मॉडलिंग एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ensuring energy conservation, the heat equation helps predict and analyze temperature distributions, optimizing design, and performances in various fields. तो इतना अगर आप देते हैं, इट इज एनफ फिजिकल इंटरप्रिटेशन, और ये क्वेश्चन कंप्लीट करता है. इसके बाद में मैं इसमें एक और क्वेश्चन के रूप में ही लेके आ रहा हूं. इसको भी क्वेश्चन का नंबर ना भी डालें तो मतलब क्वेश्चन तो लिखी है, क्वेश्चन तो था ही है. Define the fundamental solution of the heat equation. इसमें जब भी सॉल्यूशन की बात आए तो आप जो लिखा हुआ है ना उस पर जरूर ध्यान दीजिए, फंडामेंटल सॉल्यूशन. तो मतलब यही आपको अलग करेगा बाकी सॉल्यूशन से. डिफाइन द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन, ये क्वेश्चन आपका 2021 और 23 में भी पूछा गया है.
तो ये क्वेश्चन है, मतलब केवल डिफाइन करना है, ऑब्टेन नहीं करना, इसका सॉल्यूशन कोई नहीं निकालना, केवल डिफाइन करना है। और 2 बार इसी तरह से आया है ये, द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन आपका जो है डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, ऑल्सो नोन एज, अब देखिए सी स्क्वायर लिया है इसमें, ऑल्सो नोन एज द हीट कर्नल। फंडामेंटल सॉल्यूशन को कहा जाता है हीट कर्नल और ग्रीन्स फंक्शन is given by, this is u of xt 1 upon the square root of 4 pi c t, ये लर्न कर लेना आपको, e to the power minus modulus of x minus y whole square over 4 c t, where x is equal to spatial coordinate, t thermal coordinate, sorry time coordinate, टाइम कोऑर्डिनेट, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो t विल बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, c थर्मल डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट, c is equal to thermal diffusivity constant, diffusivity, c is equal to thermal diffusivity constant। y जो है सोर्स लोकेशन, ये भी चेंज होती है। तो यहां पर हम एक्चुअली 2 डायमेंशन में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहां पर जो y आ रहा है, ये जिस सोर्स से हीट ट्रांसफर हो रही है, तो वो सोर्स की जो लोकेशन है उसका कोऑर्डिनेट काम करेगा। द सॉल्यूशन represents a point source एट पाई। 1 डायमेंशन में ना, तो एक पॉइंट की ही बात की जाएगी, एक लाइन में, एक लाइन मतलब सीधे सीधे एक लाइन में, और एक पॉइंट सोर्स होगा, क्योंकि अगर आपने पॉइंट सोर्स से ज्यादा बड़ा लिया तो इट मींस इट विल बी 2 डायमेंशन। दिस सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स ए पॉइंट सोर्स एट वाई रिलीजिंग heat at time t is equal to 0। अब ये अगर क्लास में हम कर रहे हो तो इसको डिक्टेट करना पड़ेगा, पूरा ऐसा लगता है जैसे निबंध लिख रहे हो। विद एन इनिशियल इनिशियल कंडीशन u of x0, इनिशियल कंडीशन u of x0 टाइम t is equal to 0 पर डेल्टा x माइनस वाई, दिस इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन,
अब ये तो हो गया आपका, डिफाइन आपने कर दिया। थोड़ा सा इसके बारे में और बता दीजिए। जैसे इट हैज की प्रॉपर्टी, ये मतलब समझ लीजिए आप इसको एक बड़ा इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब चीज को जो आपसे पूछा गया डिफाइन के बाद में थोड़ा सा उसके बारे में और बता रहे हैं, तो ये एक बेटर कर देगा आपके अप्रोच को। इट हैज की प्रॉपर्टीज लाइक सिंगुलैरिटी एट y, 0, सिमेट्री अराउंड y, डिफ्यूजन ओवर टाइम, एंड नॉर्मलाइजेशन u of xt dx इज इक्वल टू 1। ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो होती हैं उनमें हमारे लिए एक शुरुआती सॉल्यूशन पे काम करता है। दिस सॉल्यूशन serves as a building block for solving more complex heat equations. हीट इक्वेशंस या हीट इक्वेशन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इतना आप डेफिनेशन में इतना काफी है। इसके बाद में मैं हीट इक्वेशन वन वेरिएबल पूछा गया तो उसको भी एक क्वेश्चन के रूप में ही आपको दे रहा हूं। फिर कुछ कुछ आपको लगेगा जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का ही काम है, लेकिन आया हुआ है। राइट द हीट इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 22 में पूछा गया है ये। अब ये हम देखो पहले लिख लिया, लेकिन अभी बिल्कुल वन वेरिएबल आया तो वन वेरिएबल की बात करेंगे और थोड़ा इसको अच्छे से चीजों को स्पेसिफाई करेंगे। द हीट इक्वेशन, बेशक शॉर्ट क्वेश्चन में ही आया है ये। द हीट इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज गिवन बाय del u upon del t is equal to c square del 2u upon del x2। इसको नंबर 1 से नोट कर देते हैं। वैसे 1 की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन तो कुछ देना नहीं है। लीव इट। वेयर c square, ये जो c square, नाउ दिस c square is actually k upon sigma rho, rho sigma is called डिफ्यूजिविटी, कांस्टेंट कह लीजिए, डिफ्यूजिविटी ऑफ द मटेरियल बार। यही बात हम पहले कर चुके हैं। मटेरियल बार, बार क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये। बार कहने हो सकता है कि मोटी छड़ी सी होगी, तो ये एक्चुअली एक वायर लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ऑल्सो के, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी।
K is the thermal conductivity of the material of the bar. Now sigma. Sigma is the specific heat of the bar, और रो तो बड़ा क्लियर है ही, डेंसिटी हुआ करता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार। ये तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में। एक दो लाइन और लिख दीजिए जो आपको ध्यान आया उस समय हीट इक्वेशन के बारे में लर्न करके जाइए, वो लिख दीजिए। जैसे द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द हीट इक्वेशन is given by uxt is the temperature at the point x at time t। ये जरूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है अगर इस तरह का आता है, इसको भी आपको अपने झोले में डाल लेना चाहिए। अब एक बार सॉल्यूशन आ चुका है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हीट इक्वेशन का वन डायमेंशन में, उसको भी करा दे रहा हूं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द हीट इक्वेशन। Find the solution of the heat equation del U upon del T is equal to C square del 2 U upon del X2 using the method of separation of variables। Using the method of separation of variables। ये 2014 में आया था और इसके बारे में द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन del U upon del T is equal to C square del 2 U upon del X2। Now let it be 1। अब सॉल्यूशन देंगे उसका, और ये भी ध्यान रखिए इस बार सॉल्यूशन जो दे रहे हैं ये मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से दे रहे हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करना उससे। द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन इज गिवन बाय U of xt is the temperature at a distance x from one end at any time t, at any time t। तो इसका सॉल्यूशन लेने के लिए हम इसको पहले ही सेपरेशन वेरिएबल में डाल के चलेंगे और फिर उसको तरीके से उसको एक्सप्रेस करेंगे। टू फाइंड
the solution of equation 1 by using the method of separation of variables. Let, यहां देखो सपोज करेंगे हम, let u of xt is equal to a function of x into a function of t, fx into tt, or we say just ft. नंबर 2, ये हमने देखो ले लिया, ऐसा नहीं, पहले हम इस तरह के काम कर चुके हैं कि हम वेरिएबल्स को पहले ही सेपरेट करके लिख के काम चलाएं, या सॉल्यूशन उसका पहले लिख लें फिर हम काम चलाएं। ऐसा हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी किया है, जब सॉल्यूशन लिखते थे डिफरेंशियल इक्वेशन का, वहां भी हम इस काम को कर चुके हैं। वेयर मतलब ये तरीका है करने का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, वेयर एफ इज द फंक्शन ऑफ एक्स x alone and capital T is the function of t alone। लिखना जरूरी है एक्चुअली, हम आगे इसी पर ही काम करने वाले हैं, टाइम t alone। और यहां पे अगर मैं इसको एक्सप्रेस कर दिया तो इस फॉर्मेट में, तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेट या कहिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की टेक्निक से हम इसको दिखा पाएंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 आई है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक बार टी के लिए करेंगे और फिर उसके बाद में हम इसको एक्स के लिए भी करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें डेल यू अपॉन डेल टी और डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू आ रहा है, तो दोनों चाहिए हमें। तो डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, अब देखो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एफ तो कांस्टेंट होगा, एफ केवल एक्स का फंक्शन है, तो एफ एज इट इज रखो और टी का आप डेरिवेटिव कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट में। तो इसको जो है हम डेल टी अपॉन डेल टी ना लिख के डी टी अपॉन डी टी लिखेंगे। इसका रीजन है, आप ये समझिए कि कैपिटल टी तो केवल एक ही वेरिएबल फंक्शन है ना, और कैपिटल एक्स में केवल एक्स है, तो वहां तो कहीं हमारे पास चांस ही नहीं है पार्शियल डेरिवेटिव का। यहां यू जो है दोनों वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स और टी का, तो यहां पर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे टी के लिए अलग एक्स के लिए अलग कुछ चलेंगे, लेकिन यहां पर जो डेरिवेटिव करेंगे आप तो टोटल डेरिवेटिव ही लिखा जाएगा। ऑल्सो डिफरेंशिएटिंग 2 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये बनेगा डेल यू अपॉन, और टी का तो हो गया, पार्शियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करिए, और 2 बार एक्स 2 टाइम्स, तो ये आपको देगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू, 2 बार कर रहे हैं। अब की बार टी एज इट इज, और ये दे देगा डी टू, मैं डेली बताता जा रहा हूं, डी टू एफ अपॉन डी एक्स टू, बिल्कुल उसी रीजन से जैसे हमने पीछे करा था। तो ये दोनों वैल्यूज जो है आप पुट कर दीजिए क्वेश्चन 1 में, जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी इक्वेशन, इसमें डाल देंगे दोनों के बाद। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, in equation 1, ये आएगा हमारे पास एफ डी टी अपॉन डी टी, सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, कैपिटल टी, डी टू एफ ओवर डी एक्स टू, इस तरह से ये लिखा गया है।
और अब यहां पर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर देंगे। जैसे f केवल x का फंक्शन है, t केवल t का फंक्शन है, कैपिटल T, तो हम इनको इनकी रिलेवेंट साइड्स पर ले आएंगे। 1/f d2f अपॉन dx2। फिर आपका जो t है तो c²t 1/c²t और dt अपॉन dt। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं जो हमें चाहिए था। तो यहां पर जो वेरिएबल्स हैं हमने सेपरेट कर दिए, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक कर दिया है। अभी हमें इसको सॉल्यूशन को निकालना है। तो यहाँ पर एक बार लिख दीजिए कि जो लेफ्ट हैंड साइड है कोई दूसरे फंक्शन x का है, राइट हैंड साइड कोई फंक्शन y t का है, इस तरह से। हियर द लेफ्ट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ independent variable x only, while right hand side RHS is a function of independent variable t only. t only. ओके। तो यहां पर हमने दोनों साइड्स को इक्वल दिखाया है और ये दोनों साइड देखिए, ये पूरा एक्स का फंक्शन है, ये पूरा टी का फंक्शन है और दोनों इक्वल है। ठीक है। और एक्स और टी के फंक्शन अगर किसी दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं, ये पूरा एक्स का ये पूरा टी का, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी कांस्टेंट वैल्यू की इक्वल है, किसी और तीसरी वैल्यू इक्वल है जो कि कांस्टेंट होगी, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है, टी का फंक्शन है और दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो किसी ना किसी कांस्टेंट के ये बराबर हो जाएगी। 10 द टू साइड्स will be equal to each other if each reduce to a constant value, say lambda, say lambda means, what does this mean? That is, ये भी lambda के बराबर, ये भी lambda के बराबर, 1/f d2f upon dx2 is equal to lambda, and lambda is equal to 1/c²t dt upon dt, like this। इसको मैं डालता हूं नंबर 3। अब यहां से हमारे पास 3 केस निकल के आते हैं इस लैम्डा की वैल्यू पर। जब लैम्डा हमारा 0 है, लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा नेगेटिव है, यहीं से इसके सॉल्यूशंस हम डिस्क्राइब करेंगे जो हमें चाहिए। तो हियर अराइज 3 केसेस। Now here arise 3 cases. Number case 1, case 1, अगर लैम्डा 0 है, आसान केस ले रहे हैं पहले। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, तीनों ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 0, देन फ्रॉम 3 वी हैव। अब अगर यहां 0 कर दें, दोनों साइड 0 हो जाएंगी। आपका d2f अपॉन dx2 0,
और साथ ही साथ dt अपॉन dt ये भी 0। तो यहां से f का मान आपका आ जाएगा a1x प्लस a2 कॉन्स्टेंट, और t को आप एक नया कांस्टेंट कर दीजिए a3। तो सिंस u इक्वल टू एफ टी, ये हम पीछे सॉल्यूशन लिख करके आए हैं, तो u इक्वल टू एफ टी, तो ये हो जाएगा a1x प्लस a2 इंटू a3। तो वेरी इजीली वी से a1 a3x प्लस a2 a3, और इनको हम नए कांस्टेंट्स, मतलब ये सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम इन्हें कर देंगे a1x प्लस a2। यहां पर के a1 आपका a1 a3 है, ये काम तो बचपन से आप करते आ रहे हैं, और a2 जो है आपका a2 a3 है। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट सॉल्यूशन, जो केस फर्स्ट से आया हमारा, और इसको मैं नंबर 4 क्वेश्चन डाल रहा हूं। केस सेकंड ले रहे हैं। केस सेकंड में हम लेंगे जब लैम्डा पॉजिटिव है। केस सेकंड, और पॉजिटिव करने के लिए हम लैम्डा को मान ले रहे हैं के स्क्वायर, नॉट इट्स पॉजिटिव। देन फ्रॉम 3, अब वर्सेस थर्ड इक्वेशन पर आइए। थर्ड इक्वेशन में क्या था? डेल यू अपॉन डेल टी, सॉरी 1/f del 2 f अपॉन del x2 इज इक्वल टू 1/c² t del t अपॉन del t। तो ये हमें दे देगा 1/f del 2f अपॉन dx2, मैं डेल ही बोल जाता हूं और लिख भी दिया, dx2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, और 1/c² t dt अपॉन dt is equal to k square again, which further implies that d2f upon dx2 माइनस के k स्क्वायर f को दल ले गए, सबको दल ले आए, इज इक्वल टू 0, और ये हमें दे देगा dt अपॉन dt इज इक्वल टू k स्क्वायर c² t। अब मैंने इंडिकेट करना है, तो डायरेक्ट सॉल्यूशंस लिख सकते हैं इनके। ये तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वो बन गई है, इसका सी से सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो ये वो सॉल्यूशंस आर, ये सब काम आप बहुत बहुत बार कर चुके हो, तो इनको हम सीधे सीधे लिखेंगे। एफ हमारे पास देगा ये b1 e टू द पावर के एक्स प्लस b2 e टू द पावर माइनस के एक्स। ठीक है ना, ये यहां पर उसको एम स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 0 करोगे, एम स्क्वायर टू प्लस माइनस के सॉल्यूशन आते हैं। और टी तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करके आएगा ये, और ये आपका b3 नया कांस्टेंट, और e टू द पावर c² के स्क्वायर और टी, इस तरह से। देन u is equal to ft, capital F into capital T, which will be equal to b1 f की वैल्यू e टू द पावर kx प्लस b2 e टू द पावर माइनस के kx, t b3 e टू द पावर c² k स्क्वायर इंटू टी, ये हमारे पास, दिस इज u इक्वल टू एफ टी। नाउ केस थर्ड, इसको आप 5 डाल दीजिए, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन आ गया है हमारे पास। क्वेश्चंस को चेंज करना चेक कर सकते हैं, मतलब b1 b3 वगैरह कर दो, कर देते हैं चलिए। तो b1 b3 हो गया आपका b1, मतलब इसमें e की पावर, इसको b3 को ले जाते हैं केवल, है ना। तो b1 e टू द पावर kx प्लस b2 e टू द पावर माइनस के kx, इतना तो मतलब कांस्टेंट तो कम करे जा सकते हैं, e टू द पावर c² k स्क्वायर t। नाउ दिस इज आवर नंबर 5, ये सॉल्यूशन हुआ। नाउ केस थर्ड चाहिए,
Case third. If lambda is equal to minus k square, नेगेटिव, अब लैम्डा नेगेटिव है, देन फ्रॉम 3, वेरी इजी, वी हैव 1 upon f d2f upon dx2 is equal to minus k square and t, for t 1 upon c square t dt upon dt is equal to again minus k square, जो हमें दे देगा d2f upon dx2 plus k square f is equal to 0 and 1 upon c square t, इसको भी उधर ही ले जाते हैं भैया, dt upon dt is equal to minus k square c square t, whose solutions are f लेंगे। अब देखिए अब की बार क्या होगा, माइनस के आएंगे, माइनस के मतलब एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 0, तो माइनस के आई, तो ऐसे में प्लस माइनस के आई, तो आपका सॉल्यूशन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ले जा सकते हैं, c1 cos kx प्लस c2 sin kx, और कैपिटल T विल बी c3 और e टू द पावर माइनस के स्क्वायर c स्क्वायर t। तो अब यहां पर आप लेके चलिए u इक्वल टू एफ टी, u इज इक्वल टू एफ टी, इक्वल टू एफ टी क्या दे देगा, सारी वैल्यूज रख दो, ये आपका आ जाएगा c1 cos kx प्लस c2 sin kx इंटू c3 e टू द पावर माइनस के स्क्वायर c स्क्वायर t। वाई नॉट c1 c3, इसको मैं नया c1 कर देता हूं, c1 cos kx प्लस c2 sin kx, और c3 को मैंने यहां से डिलीट कर दिया, e टू द पावर माइनस के स्क्वायर c स्क्वायर t, जहां पर c1 is actually the equivalent of c1 c3, c2 is equivalent of c2 c3। तो ये हमारा नंबर 6 डालता हूं सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन तो हमारा आ गया है। अब यहां पर जो तीनों केस है हमारे, ये डेफिनेटली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि फिजिकल नेचर क्या है प्रॉब्लम, थोड़ा सा हम इसके बारे में थ्योरेटिकल लिख के चलेंगे। 10, here are 3 cases depending upon the particular problem, जैसे में दिया जाएगा केस, particular problem we choose that solution which is consistent with the physical nature of the problem, with the physical nature of the problem।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे के आइए जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाए ना, हल्का सा, मतलब ये नहीं कि इररिलेवेंट नहीं देना, इररिलेवेंट तो कुछ नहीं देना, फॉर द सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन एज वी आर डिस्कसिंग, वन डायमेंशन की, एज वी आर discussing the temperature. Now, this is important line. The temperature uxt decreases the time t. Thus, the solution 6 is the required suitable, most suitable solution. Is the required suitable solution. तो मतलब जिसमें आपका नेगेटिव हुआ था वो हमारे ज्यादा काम का सॉल्यूशन रहेगा। ओके, तो आज के लिए इसमें इतना रखेंगे। ठीक है जी, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए। बहुत अच्छा मैंने लेक्चर को तैयार किया है, अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है। आप लोगों को भी तैयार करना चाहिए। मतलब जितना भी लिटरेचर वर्क होता है ना लिखने का, इसमें टाइम लगता है। सॉल्यूशन तो बुक से मैं मतलब देख के और वैसे करके करा दूंगा, आप भी देख के कर सकते हो। उसे समझाने वाली बात भी रहेगी, खैर ऐसी बात नहीं है। लेकिन जितना ये लिटरेचर वर्क है, ये मतलब बड़ा कई किताबों से मैंने ढूंढ के बनाया है। तो प्लीज इसको कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। ओके, गुड डे एवरीवन।